नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में साइंस की क्लासेस ले रहे हैं। और आपको पता है कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और ग्रुप डी के एग्जाम में किस प्रकार के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपको पता चल चुका होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं और इसी को लेकर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास लेकर आए हैं, जिनको देखने के बाद में आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वहां पर कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन से रिलेट करके ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के एग्जाम कराने वाले हैं, तीनों को यहाँ पे हम कंप्लीट कराने वाले हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जो आपका एग्जाम चल रहा है उस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बाईएससी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और बाईएससी ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको रजिस्टर और लॉगिन करने के बाद में क्या कर लेना है, यहाँ पर आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे बाईएससी एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको चाहे साइंस की क्लासेस हो, चाहे आपकी यूपीएसआई से रिलेटेड हो, चाहे आपकी यूपी कांस्टेबल से हो, चाहे वो होम गार्ड से रिलेटेड हो, सारी क्लासेस आपको इस जगह पर मिलने वाली हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं, साइंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस पर ध्यान देने वाले हैं। और आपने मेरी पहले क्लासेस देख ली होंगी कि वहां से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। सारे ही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जब हमारे यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे जाएंगे तो उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे आपको यहाँ पर ग्रुप डी 2025 साइंस पीवाईक्यूज के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इस प्लेलिस्ट पे जाकर आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। बेटा मैं ये कहता हूं कि आपने ये पीवाईक्यूज की क्लासेस कर ली तो आपको वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेम मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे जो पेपर चल रहा है उस पेपर में ज्यादातर आपका पीवाईक्यू से ही रिलेट करके ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चंस दिए हों, जो दे के आए हैं उनसे आप बात करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी का आप स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास और क्लास में आपका आता है सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले ये क्या कहता है बेटा, शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जल मिलाया जाए तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है। इन चारों में से आपको आंसर देना है बेटा। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप ध्यान दें तो 27 नवंबर को एग्जाम हुआ था, उसमें जो पूछा गया क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस में कराया हुआ है। अगर आपने अच्छे से क्लासेस ली होंगी, नहीं लेकी हैं तो आप अब यहाँ जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि झील जो आप देखते हैं तो झीलों पर आपको बाहर ऊपर की तरफ में एक हरी हरी परत दिखाई दे जाती है अगर पानी रुका हुआ हो तो। जब पानी बहुत टाइम तक रुका हुआ होता है तो आप क्या देखते हैं कि वहां पर एक हरी भरी काई देखने को मिल जाती है। तो जब वहां पर आप पोषक तत्व की बात करते हैं, जैसे पोषक तत्वों में नाइट्रोजन उसके पास पहुंच जाए, वहां पर फास्फोरस की मात्रा हो जाए तो, और अपशिष्ट पदार्थ हो जैसे सीवेज का पानी हो, तो ये पानी जब वहां पर जाकर पहुंचता है तो यहां पर एल्गी जो है वो बढ़ने लग जाती है क्योंकि उसको नाइट्रोजन मिल गया है। और एल्गी जब बढ़ती है तो बहुत तेजी से बढ़ती है और पानी की सतह पर हरी हरी तरह से परत, पूरी एक मोटी परत जमा देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं शैवाल प्रपुष्ठन। क्या कहते हैं इसे बेटा, शैवाल प्रपुष्टन कहते हैं हिंदी में, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है एल्गल बूम। तो एल्गल का बहुत ज्यादा आना एल्गल बूम कहलाता है और यही एल्गल बूम की प्रोसेस जो है, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर देती है, इसे कहते हैं हम यूट्रोफिकेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, आपका आंसर जो रहने वाला है बेटा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी कहता है यूट्रोफिकेशन, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा कर देता है। और वो किसकी वजह से असंतुलन आता है, वो एल्गल बूम की वजह से आता है, जहां पर एल्गी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। और जब एल्गी बढ़ जाती है ना तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कमी आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पर वो अंदर की तरफ में धूप को अंदर नहीं पहुंचने देती। तो नीचे के जो पेड़ होते हैं वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है, और फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पर रहने वाली मछलियां भी कम हो जाएंगी, क्योंकि मछलियों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसी वजह से ये थोड़ा सा हानिकारक होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इकोलॉजी जो होती है, उसको क्या कर देता है, असंतुलित कर देता है। ये हानिकारक होता है, इसलिए यहां पर इसकी ज्यादा वृद्धि होना कहीं ना कहीं मछलियों के लिए हानिकारक है।
अगर प्रकाश संश्लेषण में कमी होगी, भाई प्रकाश संश्लेषण की कमी होना सही है, लेकिन ये पार्ट किसका है, ये यूट्रोफिकेशन का है, जहां पर हम क्या देख रहे हैं, एल्गल बूम देख पाते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा, आपने देखा होगा कि जब हम किसी पेड़ को उखाड़ते हैं, भाई उखाड़ दिया, तो जब पेड़ को उखाड़ेंगे तो वहां पर आप क्या देखेंगे कि कहीं ना कहीं पेड़ जो है वो धीरे 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 करके क्या हो जाता है, मुरझाना स्टार्ट कर देता है, और मुरझाने के बाद में पूरी तरह से सूख जाता है, और उसके बाद में वहां पर सभी पोषक तत्व जो हैं वो रुक जाते हैं। इसी वजह से हमें यहाँ पे आंसर बताना है कि होता क्या है। जैसे ही हम जड़ को यहाँ पर, जैसे ही हम पेड़ को तोड़ते हैं, तो पेड़ को जड़ से उखाड़ने पर सबसे पहले किस चीज पर काम होगा, या कौन सी चीज है जो अफेक्ट करेगी। तो जल्दी से आंसर दो, क्या अफेक्ट करने वाला है बेटा। जड़ों का काम क्या है, सबसे पहले तो आपको यह बताना है। हमारे पास में संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, और संवहनी ऊतक की अगर बात करेंगे तो जड़ें जो हैं, जड़ें यहां पर क्या करती हैं, पानी को आपको सतह पर पहुंचाती हैं, यानी पत्तियों तक पहुंचाती है। फिर खाना बन जाता है, तो खाना बनने के बाद में पत्तियां जो हैं वो क्या करती हैं, भोजन को जड़ों तक पहुंचाती हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे पेड़ को उखाड़ दिया, जड़ से उखाड़ दिया, तो काम किसका अफेक्ट हुआ, जड़ का अफेक्ट हुआ। और जड़ क्या कर रही है, जड़ में पाया जाएगा जाइलम, और जाइलम क्या करेगा, पानी को और मिनरल्स को मिट्टी से क्या करता है, खींचता है, एब्जॉर्ब करता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। तो कौन अफेक्ट हुआ, पहले जाइलम अफेक्ट होता है। इसलिए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये कहता है फ्लोएम की बात, बी गलत हो जाएगा, फ्लोएम की बात सी गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास में ए और डी। ये कहता है दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे। दोनों बेटा निष्क्रिय तुरंत तो नहीं होंगे, निष्क्रिय तो होंगे, लेकिन शुरुआत ही चरण में पहले जाइलम अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जहां पर क्या होगा, जाइलम इतना ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा कि वो जल और मिनरल्स को इसके परिवहन को ब्लॉक कर देगा। अब ब्लॉक कर दिया तो क्या, फ्लोएम अभी भी अपना काम कर रहा है, और फ्लोएम कुछ टाइम तक काम करता रहेगा, पत्तियां हरी रहेंगी, लेकिन धीरे 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 जब उनके अंदर पानी की कमी आती जाएगी, तो पानी की कमी से पत्तियां जो वो है वहां पर सूखना स्टार्ट कर देंगी, और सूखने के बाद में वो मुरझाएंगी। यहां पर काम दोनों, अफेक्ट दोनों होंगे, लेकिन शुरुआती चरण में जाइलम जो है वो पहले अफेक्ट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले समझना है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हमें दिया क्या, उसके बारे में समझेंगे, फिर समझेंगे कि दिया क्या है, किस पर काम करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और कौन से फॉर्मूले से इसका आंसर निकल के आना है। तो सबसे पहले ये देखना है, एक कार है 78.4 मीटर ऊंचे पुल से नीचे गिरती है। कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, जब ऊपर से नीचे गिर रही हो, या कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो, यहां पर जो काम करेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो आप यहां पे क्या बता पाएंगे कि जो कार जो है ना ऊंचे पुल से नीचे गिर रही है, कहीं ना कहीं ये हाइट हमें दे रखी है, और हाइट कितनी है, 78.4 मीटर। ठीक है, अब कोई वस्तु ऊपर से जब गिरेगी, तो ऊपर से गिरने पर यहां पे उसकी प्रारंभिक गति जो होती है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, और जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब यहां पर हम वेलोसिटी की बात करेंगे वो जीरो है। कौन सी वेलोसिटी जीरो है, यहां पर प्रारंभिक वाली जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब जब वो पृथ्वी से टकराएगी तो कितने समय में टकराएगी, अब ये चीज पता करनी है। हमें यहां पे याद रखना है कि g बराबर, क्योंकि ग्रेविटेशनल का काम है तो g पर ध्यान देना होगा, और g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, पता क्या करना है, हमें टाइम पता करना है। ऐसा कोई फॉर्मूला है जो यहां पर हाइट की बात करता हो, प्रारंभिक वेग की बात करता हो, जो यहां पर ग्रेविटी को भी लेके चलता हो और टाइम को भी लेके चलता हो? तो हमारे पास में ऐसा समीकरण आपको कहां मिलेगा, ऐसा समीकरण मिलेगा गति के दूसरे समीकरण में। ऐसा फॉर्मूला आपको कहां मिलेगा, गति का जो दूसरा समीकरण होता है उसके द्वारा। अब यहां पे आप क्या बता पाएंगे वो होता क्या है, तो आप यहां बताएंगे s बराबर जो होता है वो होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
लेकिन यहाँ पे ना तो एक्सेलरेशन दे रखा है ना ही हमें दूरी दे रखी है। हमें क्या दे रखा है? हाइट दे रखी है, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? ग्रेविटी दे रखी है। तो ग्रेविटी भी आपकी एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही होती है, और जो दूरी है वो यहां पर एक प्रकार की हाइट ही है जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो। तो हम इस फॉर्मूले को चेंज कर देंगे, h बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। h क्या है हमारा? h है हमारा 78.4। u क्या है हमारा? u हमारा 0 है, तो t के साथ में मल्टीप्लाई पर भी 0 ही आएगा, और ये आपका हो जाएगा हाफ। g की वैल्यू होती है 9.8, और t की वैल्यू हमें पता करनी है, तो टी स्क्वायर हमें यहां से निकालना है। तो अब आपको क्या करना है? 2 से इसको काटेंगे, 9.8 को क्या आ जाएगा? 4.9 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये 78.4 इक्वल, ये 2 से काटने पर क्या हुआ? 4.9 हो गया, और टी स्क्वायर हमारा अभी भी साथ में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 78.4 अपॉन 4.9। यहां पे अगर हम पॉइंट पॉइंट हटा दें तो आपको क्या करना है? 49 का डिवाइड करना है 784 से, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16, और 16 आएगा तो इसका मतलब क्या है? ये टी हटाएंगे यानी स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। तो आपका आंसर क्या आया बेटा? 4 सेकंड आया। और ये आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ग्रुप डी में इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। त्रिषा शर्मा नमस्ते, इसी प्रकार से गोलू नमस्ते। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर मिल चुका है कि कोई भी कार है अगर ऊपर से गिर रही है, कोई भी चीज है, कार हो, कोई वस्तु हो, कोई पत्थर हो, कोई भी चीज ऊपर से गिरेगी, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, वहां पर प्रारंभिक वेग और काम करेगा। तो प्रारंभिक वेग हमेशा यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। हाइट हमें दे रखी थी, ग्रेविटी हमें पता है, टाइम निकालना है, गति के समीकरण काम करेंगे, और गति का वो समीकरण काम करेगा जो हमें यहां पर प्रोवाइड किया गया है। हाइट थी इसलिए हमने यहां पे दूसरा समीकरण यूज किया, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और a हमारा एक्सेलरेशन है, उसकी जगह पर हमने ग्रेविटी काम का अकाउंट, ग्रेविटी को यहां पे क्या किया है? रखा, क्योंकि ग्रेविटी भी एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही होती है। ठीक है, चलिए फोर्थ का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। थर्ड का आंसर है, फोर्थ का नहीं है, थर्ड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4। ये आपका क्वेश्चन है ग्रुप डी का। ग्रुप डी में इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने ये क्लास देख ली तो कहीं ना कहीं आप ग्रुप डी के एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हो। आप यहाँ पे कहीं ना कहीं उन एग्जाम, जैसा एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमें क्या बताना है? मान लीजिए कोई तार है, आपको पता भाई कोई भी तार है, उसमें हमें क्या करना होता है? कोई भी तार लेंगे, उसको वहां पर करंट प्रोवाइड करना होता है, और जब करंट किसी भी चीज में प्रोवाइड किया जाता है ना, तो वहां पर सबसे पहले ये देखना होता है कि तार जो है वो किस पदार्थ का बना है, तार की लंबाई कितनी है, तार का क्षेत्रफल कितना है, तार के अंदर प्रतिरोध कितना है, इन सब की जानकारी हमें वहां पर होती है। तभी हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, वो उसी वजह से चल पाता है। तो हमें यहाँ पर यही बताया गया है। मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, मैंने कहा मेरे पास में एक वायर है, वो ये ले लिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? अब इस तार के पास में कोई ना कोई लंबाई होगी, तो मैंने बोल दिया भैया इसकी जो शुरुआत में लंबाई थी ना वो L थी, ठीक है। इस तार के पास में ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये क्या था? ये A था। इस तार की रजिस्टिविटी थी वो रो थी, ठीक। अब यहां पर हमारे पास में फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, रो R बराबर होता है रो L अपॉन A, ठीक है। आप यहां पे इतनी बात तो समझ चुके होंगे, क्योंकि हमारे पास ये तो फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के आधार पर अब हमें क्वेश्चन को देखना है। क्या कह रहा है? मान लीजिए तार की लंबाई अब हमने दुगनी कर दी, क्योंकि तार अगर लंबा होगा, और तार जो है आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि प्रतिरोध के समानुपाती है। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो इस आधार पर आपको कह रहे हो कि लंबाई को हमने क्या कर दिया है? दुगना कर दिया है। तो हमने अब L की जगह पर क्या लिया? L डैश लिया, या फिर L ही ले लो। L की जगह पर क्या ले लिया है? L की जगह पर हमने 2L ले लिया, ठीक है, लंबाई को बढ़ा दिया। फिर कहता है जो क्षेत्रफल है ना उसको हमने आधा कर दिया है, तो क्षेत्रफल को कर दिया है हमने आधा। अब हमें यहां पे नया प्रतिरोध बताना है कि प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। आप खुद सोचो कि यहां पर R बराबर, R जो है समानुपाती है L के, और R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है एरिया के।
एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, यहां तो एरिया घट रहा है रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब बताना है कि रेजिस्टेंस पर कितना फर्क पड़ेगा। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश रो की यानी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं की गई क्योंकि तार जो है वही सेम तार है, लंबाई बढ़ा दी है। एल की जगह पे क्या कर दिया बेटा, 2L कर दिया है, और क्षेत्रफल की जगह पे कर दिया है A/2। ठीक है, इतना करने के बाद में आप यहां पे देखेंगे जो बटे में 2 है ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन के तैयार हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, और ये फॉर्मूला बन जाएगा रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये आर डैश बराबर बन गया, और रो एल अपॉन ए बराबर है आर के, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पहले वाले का 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर क्या आएगा कि रेजिस्टेंस जो है तार की लंबाई को बढ़ाने पर भी बढ़ रहा है और तार के क्षेत्रफल को कम करने पर भी बढ़ रहा है। इस प्रकार से रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। तो आप बता दो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आया समझ? हाँ जी, लखनऊ किसका सेंटर गया है, लखनऊ बताओ भैया किसका सेंटर गया है लखनऊ, यहाँ पे आइए लेके जाएंगे सब लोग एक दूसरे को। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, ठीक है, तार की लंबाई बढ़ा दी, तार को हमने पतला कर दिया, तार की मोटाई को कम कर दिया, तो ऐसी स्थिति में रेजिस्टेंस बढ़ता है क्योंकि रेजिस्टेंस लंबाई पर डिपेंड करता है, और लंबाई पर डिपेंड करेगा तो तार की लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस घटेगा, सॉरी तार की लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तार की लंबाई घटेगी रेजिस्टेंस घटेगा। इसी प्रकार से क्षेत्रफल क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्षेत्रफल को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और यहां तो दोनों चीजें की गई हैं, लंबाई भी बढ़ा दी और यहां पे क्षेत्रफल भी कम कर दिया। ठीक है, मुझे लेके चलो। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5। कोशिका की बात करता है। मान लो आपको पता है हमारे पास सेल पाई जाती है, हमारे पास भी पाई जाती है, हमारे जो जानवर हैं उनके पास में भी पाई जाती है, पौधे हैं उनके पास भी पाई जाती है, जीवाणु है, सबके पास में क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है। अब ये सेल को आप न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हो, सेल को जरूरत की चीजें पहुंचाते हो, सेल को ग्लूकोज पहुंचाते हो, सेल को ऑक्सीजन पहुंचाते हो, भाई सब चीजें पहुंचा रहे हो ना। इसका मतलब क्या है, सेल के अंदर एंटर होता होगा। तो यहां पर अगर सब कुछ एंटर हो गया, जो सेल को जरूरत है वो भी एंटर है, और जो नहीं जरूरत तो क्या होगा, तो कोशिका ढंग से काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अब यही बात पूछी गई है। कोशिका एक अत्यंत व्यवस्थित और जटिल संरचना है, और इसमें सब कुछ अनियंत्रित रूप से अंदर क्यों नहीं जाता, भाई सब कुछ क्यों नहीं जाता, मैंने क्या बताया, अगर सब कुछ एंटर कर जाएगा कोशिका ढंग से काम कर पाएगी। भाई उसे जरूरत किसी और चीज की है, आप पहुंचा दो उसे कुछ और, तो क्या करेगी, क्या काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इसके अंदर ऐसा कोई होगा जो चीजों को सेलेक्ट करता होगा कि सेलेक्ट कर लिया ये चीज एंटर करनी है और ये चीज बाहर करनी है, तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी किसी के अंदर पाई जाएगी, वही हमारा क्या करेगा, वही हमारा कोशिका को एक प्रकार से चीजों को कंट्रोल करने का काम करेगा कि किसी चीज को, किस चीज को भेजना है, किस चीज से एग्जिट कराना है, किस चीज को एंटर करना है। एक प्रकार से गेट कीपर का काम करेगा। बताओ इनमें से कौन गेट कीपर है? गोलू हूं, गोलू हैं भाई। प्रयागराज चलो, लो एक लखनऊ ले जा रहा है, एक प्रयागराज ले जा रहा है। इसमें आंसर दो पहले, तब जाना इसके आंसर देके चले जाओ। बेटा कोशिका में नाभिक नहीं होता, ये तो बात गलत है। कोशिका में तो भाई हमारे पास में नाभिक होता है, कोशिका में नाभिक नहीं होगा तो नियंत्रण कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, कोशिका का दिमाग ही नाभिक होता है, तो भाई ये तो है नहीं आंसर। कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है, भाई कोशिका भित्ति से कोई भी मतलब नहीं होता है। कोशिका भित्ति तो ऐसी चीज है जो यहाँ पे क्या करेगी, यो जंतु हमारे पास तो ये है, ये सुनिश्चित करती है कि कौन सी चीजों की हमें जरूरत है, कौन सी चीजों की जरूरत नहीं है, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, कितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, सारी चीजों को देखने वाली कौन है, वो कोशिका झिल्ली है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आयुष राठौर का आंसर सी है। पास के लगते हो, कहां से हो, लो पहचाने स्टार्ट हो गई, पढ़ाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कहता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे हमारे पास में 4 नियम दे रखे हैं, 4 लॉ दे रखे हैं, और चारों लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नियम ऐसा है जो गैस से संबंधित नहीं है, यानी जो गैसेस होती हैं उन गैस से संबंधित नहीं है। आपके पास में 4 नियम हैं, इन चारों नियमों में हमें बताना है कौन सा ऐसा नियम है। तो सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हैं, बॉयल नियम देख पा रहे हैं। भाई बॉयल का नियम क्या है, स्थिर तापमान पर
एक निश्चित मात्रा की गैस का दबाव उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम पढ़ा है हमने, स्थिर तापमान पर एक निश्चित मात्रा की गैस का दबाव जो होता है वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम गैस से संबंधित है, हमसे पूछा है गैस से संबंधित नहीं है। ठीक है, चार्ल्स का नियम क्या कहता है? अब वो स्थिर तापमान की बात करता है, चार्ल्स कहता है नहीं स्थिर तापमान नहीं, स्थिर दाब पर जो निश्चित मात्रा की गैस होती है उसका आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। भाई चार्ल्स का नियम भी गैस से रिलेटेड है। एवोगैड्रो का नियम कहता है नहीं, वो कहता है भैया ना तो स्थिर तापमान है ना ही स्थिर दाब है, ये कहता है समान तापमान है और समान दाब है तो सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं वो समान मिलेंगे। तो ये तीनों बात करते हैं गैस की, लेकिन यहां पर ओम का नियम जो है वो गैस से संबंधित नहीं है। ओम का नियम है B बराबर आई आर, और B बराबर आई आर का मतलब है कि यहां पर B है वोल्टेज, I है करंट, R है रेजिस्टेंस। तो चालक के दो बिंदुओं का वोल्टेज उन दो माध्यमों में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये गैस से नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा डी वो आंसर हो जाएगा जो गैस से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पर बता रहे हैं त्रिशा का आंसर है डी। साइड में नोटिफिकेशन आ रहे हैं। चलिए, हाँ डी हुई इसका। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7, क्या कहता है? यदि आप H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं को NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, इनके साथ अगर अभिक्रिया कराते क्या उत्पाद बनेगा? भाई किसी की चीज को किसी के साथ में मिला देंगे कुछ ना कुछ तो बनेगा। लेकिन ये जो कह रहा है ना, ये कह रहा है ना एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला दो, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सर कहीं ना कहीं क्षार है और ये सल्फ्यूरिक एसिड तो दिख रहा है ये तो एसिड है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एसिड की अभिक्रिया करा रहा हूं किससे? बेस के साथ, यानी क्षार के साथ में। और जब भी एसिड की अभिक्रिया बेस के साथ कराई जाती है तो ये बनेगा क्या? कोई ना कोई सॉल्ट तो बनेगा और इसके साथ में पानी भी जो है वो निकलता है और इसी की वजह से ये रिएक्शन क्या कहलाती है? इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये बात अगर आपने समझ ली, आपका आंसर निकल के आ गया। क्या आंसर आ जाएगा कि अब हमें कुछ नहीं करना, समझना है। क्या H2SO4 क्या है? एसिड है, लगा दो H2SO4। क्या है? बेस हमारे पास NaOH है, हाँ जी बिल्कुल है NaOH। अब यहां पर आप यहां से इससे पानी को बाहर कर दो, H2SO4 से इससे पानी को बाहर कर दोगे तो मैंने यहां पे पहले से ही कर दिया पानी को बाहर, H2O। तो एक H हमारा, दो H यहां से निकाल दिए और एक H हमने यहां से निकाल दिया। अब क्या बच रहा है हमारे पास? खुद सोचो क्या बच रहा है हमारे पास। Na हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। SO4 कितने हैं हमारे पास? एक है। इसको क्या बना देंगे? इसका मतलब ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O, और H2O का मतलब ये बन जाएगा बैलेंस करने के बाद 2H2। सोडियम सल्फेट बना, सोडियम सल्फेट बना है, इसका मतलब ये क्या है? ये रिएक्शन उदासीनीकरण हो जाएगी, ये न्यूट्रल होता है सोडियम सल्फेट। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? Na2SO4 प्लस H2O, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ये चीज जान ली कि एसिड की अभिक्रिया बेस से कराने पर सॉल्ट बनेगा, वो भी H2O के साथ में, इसलिए यहां पर हमारे पास में तुरंत आंसर निकल के आ गया कि एसिड था और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये तो बेस होता है, ये तो क्षार होता है, इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आंसर क्या है? मुकेश कुमार का आंसर सी है। सारे लोग आंसर दो। आयुष राठौर बता रहे ए आंसर, यहां आंसर नहीं दे रहे, एग्जाम में भी सर के सॉल्यूशन का वेट करोगे। भाई आंसर दोगे ना तो चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी कि हाँ, क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि हाँ मैंने सही दिया था या नहीं। ये जो है जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो फिर एग्जाम में यही चीजें याद आ जाती हैं कि यार इसका तो आंसर सर ने ये बताया था, लेकिन अब यहाँ पे ही आंसर नहीं दे रहे हो तो एग्जाम की तो बात ही छोड़ दो। फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 8 पे। 8 क्या कहता है? मटर का पौधा, मटर का पौधा किस प्रक्रिया के द्वारा सहारे के लिए
अन्य पौधों के चारों ओर चढ़ता या लिपटता है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मटर के पौधे की तरह आपको किसी और के सहारे की जरूरत पड़ेगी और उसी के साथ में आपको चढ़कर लिपटकर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। यही हमारा इनमें से कुछ कहलाएगा, तो वही आपको आंसर देना है। मेरा सही है बेटा। एक बात याद रखना, मटर का पौधा क्या करता है, सहारे के लिए किसी ना किसी को ढूंढता है। तो जब यहां पर पौधा वृद्धि करना चाह रहा है, पौधा क्या वृद्धि करना चाह रहा है, सहारे से करे या किसी को देख के करे या फिर वो किसी के अंदर एंटर करके करे, किसी भी प्रकार से करे, वृद्धि करनी है। अब इसी को कहते हैं हम ट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं इसे? इसी को कहते हैं अनुवर्तन या फिर ट्रॉपिज्म। अब बात करते हैं कि अब इसने क्या कर दिया है, ये सहारा देख रहा है। पहला कहता है फोटोट्रॉपिज्म, इसका मतलब लाइट के प्रति पौधे की वृद्धि की प्रतिक्रिया अगर होगी तो फोटोट्रॉपिज्म, यानी आपका सूर्य का प्रकाश कहां से आ रहा है, वो सूर्य का प्रकाश तो ऊपर से आ रहा है, अब पौधा भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या सहारा लिया सूर्य का उसने? नहीं लिया ना, तो ए आपका आंसर नहीं होगा। बी है आपका स्पर्श अनुवर्तन। भाई स्पर्श अनुवर्तन मतलब स्पर्श करने के बाद में सीधे आपके साथ में चलना। स्पर्श करके भाई किसी को छुओगे, किसी का सहारा लोगे तो उसको स्पर्श करना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा, वस्तु के चारों ओर लिपटना पड़ेगा, तब जाकर यहां पे क्या हो पाएगा, तब वो आपको साथ लेके चलेगा। यही कहलाता है आपका थिगमोट्रॉपिज्म, स्पर्श अनुवर्तन। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये मटर का पौधा है, आप देख पा रहे होगे कि यहां पे एक बंबू है, उस बंबू के साथ में इसके टेंड्राइल जो हैं वो यूं लपट लिपट कर आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसी प्रकार से ये बढ़ता है। जियोट्रोपिज्म क्या होता है? जियोट्रोपिज्म जो होता है ये गुरुत्व अनुवर्तन है। ग्रेविटी के साथ में कौन बढ़ता है? जड़ें बढ़ती हैं, जड़ें नीचे जा रही होती हैं तो ग्रेविटी की तरफ जा रही होती है। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है? जड़ें, जड़ें कहां जा रही हैं? पानी की तरफ जा रही हैं। पानी कहां है? नीचे है। तो जियोट्रोपिज्म हाइड्रोट्रोपिज्म जो है ये आपके दोनों आपके क्या हो जाएंगे, जड़ों का काम हो जाएगा। ठीक है, आंसर मुकेश का आंसर बी है। सर डेली 2 घंटे क्लास ले लो, आंसर हो गया बी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका फिजिक्स से। आपने देखा होगा लहर आती है, जैसे मोदी सरकार की जो चल लहर, ये कभी कहते हैं मोदी लहर चल रही है, ऐसी ही हमारे पास में भी लहर आती है। और ये लहरें जो होती हैं तो साउंड की होती है या फिर आप देखते हैं ये लाइट की होती है। आप समुद्र की देखते होगे, समुद्र में भी लहरें होती हैं। तो ये लहर जो है कितनी तेजी से अपनी पूरी चाल चलती है या उसे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, ये बात पूछ रहा है। अब वही बात है लहरों की, तो भाई उसके अंदर आवृत्ति भी होगी और कितने टाइम में चक्कर पूरा कर रहा है वो आवर्तकाल भी होगा। तो इन्हीं को हम यहां पे निकालना है, इन्हीं का बताना है कितने सेकंड में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाला तरंग का आवर्तकाल क्या होगा। आवृत्ति क्या होती है भाई? 1 सेकंड में दोलन। आपने देखा होगा, चिमटा देखा है, चिमटे पे थोड़ा सा हाथ मार देना, हाथ मारने के बाद चिमटा इस तरीके से हिलता रहेगा, यही है उसका दोलन। यही 1 सेकंड में कितने दोलन किए वही उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, वही उसकी आवृत्ति हो जाएगी। और इसी प्रकार से आवर्तकाल क्या होगा भैया? एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा रहा है, एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगा रहा है, वही उसका आवर्तकाल होगा। इसी प्रकार से हमारे पास में क्या दे रखा है? एफ दे रखा है, यानी फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। आवर्तकाल क्या होता है बेटा? हमेशा याद रखना, आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो फ्रिक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप निकाल लोगे अब आंसर क्या हो जाएगा? टी बराबर हो जाएगा 1/50 और 1/50 का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.02 सेकंड। आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी। कितनों का ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे? मोदी लहर, बोट चोर, बाजी। गुड आफ्टरनून सर जी। सुबी यादव, त्रिशा शर्मा का आंसर भी। सर कल कहीं तूफान आया था क्या? हाँ जी बिल्कुल तूफान आ रहा है आपका। यहाँ पे आपने देखा होगा श्रीलंका में भी आपका तूफान चल रहा है और हमारे यहाँ पर भी उसकी हवाएं, लहरें आने वाली हैं, जिनका जहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि तमिलनाडु की ओर है। तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश में पहले से ही यहाँ पे बता दिया गया है कि यहाँ पे तूफान आने के चांसेस हैं। ठीक है, राधे राधे शुभी यादव। त्रिशा का आंसर भी। भाई लहर ही है बेटा, उसे चोर कह लो भले, लेकिन लहर ही है। जब किसी को हरा नहीं पाते ना, एक दो तरीके होते हैं, किसी को जिताने के लिए किसी के पैर पकड़ के मतलब खुद को जिताने के लिए किसी के पैर पकड़ कर नीचे ले आना या खुद आगे बढ़ जाना। तो आप यहाँ पे दूसरे के पैर पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश करके उसके वोट चोर या वगैरह कह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह पर जीतना मुझे तो नहीं लगता कि वैसे वोट चोरी कहेंगे। अब वो बात अलग है। अब यहाँ पे आप कह दो कि सर बीजेपी एनएल है, कि बीजेपी इनकी बात नहीं है। अगर आप टीचर हैं तो आप कोई भी सरकार की तरफ नहीं हो सकते, लेकिन हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि आप यहाँ पे जीतने के लिए कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं,
क्वेश्चन नंबर 10, कॉपर, किसी पर इल्जाम लगाने से बेटर कि आप अपने काम करके दिखाओ कि मैं ये काम करूंगा। इस पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है? यादव पंकज का आंसर हो गया बी। चलिए, बाकी बात बाद में। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है आपको मैं पहले बता देता हूं। ये कॉपर सल्फेट जो है, ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन है ये पहले से होता है नीला। तो कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा? नीले रंग का। और नीले रंग का यहां पर कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने क्या डाल दिया? ये कह रहा ना जिंक डाल दो। मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कि होता है CuSO4, क्या डाल दो? जिंक डाल दो। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना कि जिंक जो होता है ना, जिंक जिंक कॉपर से, जिंक जो है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। और अगर ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जिंक जो है ना ये सरकारी नौकरी वाला इंसान है, और कॉपर जो है ये प्राइवेट नौकरी वाला इंसान है। और SO4 जो है ना ये वो पर्सन है जो इन दोनों में से किसी एक को चुनेगा। अभी इसने किसको चुन रखा है? प्राइवेट वाले पर्सन को। और जिंक क्या है? ये गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान है। क्या करेगा? ये एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देगा। जिंक वाला आएगा और इस CuSO4 को बाहर निकाल देगा, और इस प्रकार से आपका बन जाएगा ZnSO4, और कॉपर कर दिया बाहर। ये होगी इसकी शादी, और कॉपर वाला हो गया यहाँ पे कबीर सिंह। तो इस प्रकार से ZnSO4 का जो रंग बनेगा भाई, वो पहले नीले रंग में पूरा रंगा हुआ था। तो जिंक क्या चाहेगा? जिंक ये चाहेगा कि इसका रंग ही उतार दो, और रंग उतरने के बाद ये कैसा बन जाएगा? ये रंगहीन बन जाएगा। उसके रंग को उतार देंगे। अब इसके अंदर क्या है? गवर्नमेंट वाला रंग है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। आंसर क्या हुआ बेटा? बी हो जाएगा। हाँ जी, आयुष राठौर का आंसर बेटा, सबका आंसर सही है। इस प्रकार से आपको सीधा सीधा समझना है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उसके पदार्थ को क्या कर देगा? धक्का मारकर अपनी ओर खींच लेगा। तो यहां पर इसने कॉपर को तो धक्का मारा और SO4 को अपनी ओर खींच लिया। और यही होता है रियल जिंदगी में भी कि ये गवर्नमेंट जॉब वाला इस SO4 को अपनी ओर खींच लेता है और कॉपर को धक्का मार देता है। इस प्रकार से हमारा ये बन जाता है। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और इस विस्थापन अभिक्रिया के रूप में कॉपर जो है वो अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है, और यहां पर अवक्षेप के रूप में जमा होगा, और ये क्या हो जाएगा? ये रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सीधा सीधा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक चीता जो है वो विराम अवस्था से शुरू करता है। विराम अवस्था से शुरू करता है भाई। जब भी चीता दौड़ेगा तो पहले क्या करेगा? कदम को पहले विराम अवस्था में रखेगा, छलांग मारने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही है ना, वो विराम अवस्था से शुरू कर रहा है। और विराम अवस्था से शुरू कर रहा है, इसका मतलब अभी उसका वेग जो है ना वो जीरो है। वेग क्या है? वो जीरो है। फिर कहता है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से 10 सेकंड तक त्वरण करता है। यानी उसने अब एक्सेलरेशन देना स्टार्ट कर दिया। कितना दिया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से। तो दर से दिया है, कितने सेकंड तक दिया है बेटा? टाइम दे रखा है मेरे को 10 सेकंड। और इस प्रकार से मेरे पास में पूछा क्या है भाई? इसकी जो वेलोसिटी है ना, बाद में कितनी वेलोसिटी हो गई थी, फाइनल वेलोसिटी बता दो भाई। सीधा आंसर निकल जाएगा इसका। कैसे निकल जाएगा? या तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? B-U/T होता है। या गति का पहला समीकरण लगा दो, और गति का पहला समीकरण क्या है? गति का पहला समीकरण होता है B बराबर U+AT। 10 मीटर। तो यहां पे आप देखो B बराबर हमें निकालना है, U हमारा 0 है, A कितना है हमारा? ए हमारा कितना बेटा? ए हमारा 2 दे रखा है, टी हमारा कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। आंसर निकल के आ गया 20 मीटर पर सेकंड, और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, यहाँ पे चीजें नहीं दिख रहा। ठीक है, मैंने कर दिया साइड, पहले से ही कर दिया है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने उस चीज को पहले से ही कर दिया साइड। कितनों का आंसर आ गया? हो तो रही है सच में, क्या हो रही है?
सुबह आधा 10 मीटर नहीं होगा, 20 मीटर होगा। आंसर कैसे निकाल दिया 10 मीटर? भाई 2 इंटू 10 भी 20 होते हैं, 10 नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 यहां पे हमसे क्या कह रहा है, यदि अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी बार में आया हुआ 27 नवंबर को आया हुआ क्वेश्चन है, आप खुद देख लेना। 27 नवंबर के जितने भी पेपर दे के आए हैं उनमें पूछा गया क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन कराया है मैंने, कई बार कराया बेटा, बस ये करना नहीं है। बाद में अलग बात कहते हैं कि सर करने पढ़ाते ही नहीं है। बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी याद करिए। भाई अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण होता ऐसा है भाई, ये तो दर्पण थोड़ी हुआ। दर्पण बनाने के लिए आपको पॉलिश करनी पड़ेगी। पॉलिश कहां करेंगे? इसके पीछे वाले पार्ट पे पॉलिश कर दो, ये बाहर निकला हुआ है इसका, इस पार्ट पे पॉलिश कर दो, बन गया ये अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसकी कुछ ना कुछ फोकस दूरी होगी, और फोकस दूरी है, और इस गोले को अगर मैं पूरा कर दूंगा तो इसका क्या होगा? केंद्र भी होगा। और ये वक्रता केंद्र एक प्रकार से रेडियस का काम करता है, और रेडियस मुझे कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर पोल तक। अब आपको यहां पे क्या बताना है? आपको बताना है कि बेटा फोकस दूरी कितनी है। फोकस दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा कि ये जो है ना त्रिज्या का आधा होता है। त्रिज्या हमारी 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आंसर आपका सीधा निकल आया ऑप्शन नंबर बी। कितने का आंसर आया अभी? त्रिषा का आंसर, मुकेश का आंसर, आयुष का आंसर, गोलू का आंसर, सबका आंसर आ चुका है, सुबी का आंसर आ चुका है। हम दी बहुत आंसर दिए हैं, सर बोल नहीं रहे थे। हम आंसर दे तो रहे हैं, हम बोल तो रहे हैं भैया, और कैसे बोले? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दो। वेव वेलोसिटी का सूत्र क्या होता है? तरंग वेग का सूत्र क्या होता है? भाई फॉर्मूला भी पूछ रहा है पेपर में, फॉर्मूला तो रटे ही नहीं हम। फॉर्मूला तो हमने कहा था हम तो थ्योरी पढ़ ले रहे हैं, और थ्योरी पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएंगे। लेटर फॉर्मूला पूछा, ओम का नियम पूछ डाला उसने पहले दिन, ओम का नियम पूछ लिया। दूसरे दिन पूछता बेटा तरंग वेग का आंसर बता दो, तरंग वेग क्या होता है? पढ़े ही नहीं है, क्या से बताएंगे? कोई लगाया mgh, कोई लगाया IR, तो बताओ क्या आंसर होगा? आप खुद बता दो अब। बी आंसर सर, विजीते पढ़ाने भैया सही बात है, बिजी होंगे। चलो यहां पे मैं बता दूं बेटा, तरंग वेग जो होती है, तरंग वेग जो होती है, ये जो है ये आवृत्ति के अंदर, यानी जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी का अगर मैं उसकी तरंग दैर्ध्य से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। फ्रीक्वेंसी का तरंग दैर्ध्य से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? मेरा यहां पर वेग निकल के आ जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा? अगर आवृत्ति को मैं f ले लूं तो f हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य क्या होती है? लैम्डा होती है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा b बराबर f लैम्डा, और दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए में b बराबर f लैम्डा। तो तरंग वेग बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, b बराबर f लैम्डा, और इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितनों का ऑप्शन नंबर ए है? बी होगा। भाई सुबह यादव बी कहां से होगा? b बराबर u प्लस एटी, फिर गलत कर दिया। गलत है आंसर, u प्लस एटी। यू प्लस एटी गति का पहला समीकरण है, ये गति का समीकरण है, वेग का नहीं है। मेरा भी नाम नहीं लेते, आप सबका नाम ले लेना भैया। गोलू भैया सर नॉर्मल क्वेश्चन कीजिए, सर नॉर्मल क्वेश्चन कीजिए। कहां भैया नॉर्मली क्वेश्चन है, हम कहां बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होती? कौन सा इनमें से ऐसा यौगिक है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होती है? सबसे पहले दे रखा है एल्कोहल, और जो पीता होगा उसे उसे तो सब पता होगा कि ये कितनी ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कितना एल्कोहल अंदर जा रहा है, तो ऑक्सीजन भी जा रही होगी। भाई ऑक्सीजन भी तो चाहिए होती है। तो यहां पर बता दो कि इनमें से ऐसा कोई है क्या जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? आयुष बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, त्रिषा कह रही हैं आंसर ओके। बेटा ओके तो कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर दो। चलो मैं बता देता हूं बेटा, एल्कोहल जो होता है, अगर एल्कोहल का फॉर्मूला में बात करूं तो एल्कोहल जो होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह होता है। सर हाइड्रोक्सिल क्या होता है? हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है ये OH समूह होता है, और OH समूह है इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास ऑक्सीजन तो होगी। अगर OH समूह, सर एक आध एग्जांपल भी बता दो। बिल्कुल भैया, एथेनॉल जानते हो? एथेनॉल, एथेनॉल यानी ये होता है CH3CH2OH, ये है आपका एथेनॉल, और एथेनॉल है यही तो आपका एल्कोहल है। इस प्रकार से आप क्या कहेंगे? ये एल्कोहल का एक फॉर्मूला आपका CH3CH2OH, इसके पास O है, इसका मतलब ऑक्सीजन है, यानी ए सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा है ऑक्सीजन नहीं होती है।
अब बात करते हैं कीटोन सा। कीटोन का फॉर्मूला जानने से पहले इसका समूह जान लो। और इसका जो समूह है ना, ये आपका कार्बोनिल समूह होता है। सर कार्बोनिल समूह कैसा होता है बेटा? जिसके पास में से डबल बॉन्ड O हो, ये आपका कार्बोनिल समूह होता है। और कार्बोनिल समूह होने का मतलब है कि इसका अगर कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो एसीटोन होता है। एसीटोन मतलब CH3COCH3 क्या होता है? एसीटोन। तो कीटोन में आपका एक अगर मैं बोलूं एसीटोन होता है, और एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 COCH3, ये हो जाएगा CH3COCH3। इस प्रकार से आपका आंसर बी भी नहीं है क्योंकि इसके पास तो ऑक्सीजन है। अब बचा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है कार्बोक्सिल समूह का है, और कार्बोक्सिल समूह का एसिटिक एसिड है CH3COOH। बचा कौन? एल्केन। एल्केन क्या है भैया? मीथेन को जानते हो? मीथेन CH4 कार्बन और हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोकार्बन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इतनी देर से आंसर आ रहा है यादव पंकज का, आंसर आ रहा है सी। छी आंसर नहीं होगा। एल्कोहल दारू भैया, हाँ एल्कोहल दारू होती है, लेकिन हम लोग वैसे भी बहुत यूज करते हैं एल्कोहल का। आपने कोरोना में बहुत यूज किया था, हाथ धोने में जो यूज कर रहे थे ना, एल्कोहल यूज कर रहे थे। ठीक है, सी आंसर होगा। सी नहीं होगा, डी होगा भैया। काहे आप सबके आंसर गलत आ गए ना? अभी कह रहे थे कि नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल के तो आंसर गलत आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 15 पे। क्या कहता है यहां पर? हमें यहां पे क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये जानो कि इसके अंदर दिया क्या क्या। हमसे कह रहा है मान लो कोई तार है ना, उस तार का प्रतिरोध दे रखा है। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी, मैंने बस एक लाइन पढ़ी जिसमें उसने बोला कि R बराबर दे रखा है कितना? 50 ओम। चलो मान लिया। यदि उस तार की लंबाई क्या है? उस तार की लंबाई है 2 मीटर, यानी लंबाई दे रखी है उसने कितनी? 2 मीटर की। और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी ए कितना दे रखा है? 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। चलो हो गया। अब तार का रोधांक जिसे हम रजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं और जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताना है मुझे। मेरे पास क्या इससे मिलता जुलता कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रजिस्टिविटी के आधार पर। तो R बराबर आया है रो L अपॉन A। जो दिया है उसको अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल दोगे। क्या क्या दिया है देख लो। R दिया है, हाँ दी दिया है। कितना दिया है? R तो सर हमें यहाँ पे 50 दे रखा है, तो R यहाँ पे क्या है? 50 दे रखा है। रो निकालना है। L कितना दिया है? L तो सर 2 मीटर दिया है। और आपको एरिया कितना दिया है बेटा? 0.5 इंटू 10⁻⁻6 दिया है। सॉल्व कर लोगे आंसर निकल के आ जाएगा। यहां पे आप देखेंगे कि ये रो बराबर हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2। 2 से आप इसको काट लो, 2 से काटोगे इसे कितना आएगा? इसे आएगा, ये आएगा 25, और 25 से इसका 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12.5। तो 12.5 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर आएगा। और आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बेटा किसने आंसर दिया? गोलू बेटा फिजिक्स है। हाँ जी बेटा फिजिक्स ही है ये। ठीक है, सुबी यादव का आंसर बी है, त्रिषा का आंसर बी है। साइंस में भी मैथ ऐड कर लिया। बेटा मैथ नहीं है, ये साइंस ही है भाई। मल्टीप्लाई अगर कहीं आ जाएंगे तो मैथ है। अगर कोई आपसे कह देगा कि भाई सब्जी ले आओ और उसमें 10 रुपए की कोई सब्जी देगा और उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो क्या मैथ है? ये दैनिक जीवन में यूज होने वाला मैथ है। ऐसे ही इसके अंदर ये मैथ आया। ठीक है, वो मैथ नहीं है कि आपको यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा बताया जा रहा है। मुझे नहीं पता है कौन क्या नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, इससे तो बेटर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। भाई पौधे की बात करते हैं। पौधा है, और पौधा किससे बना होता है? भाई सेल से बना होता है। सेल कई सारी सेल मिल जाएंगी, क्या बना देंगी? वो तो यार टिश्यू बना देंगी। ऐसा ही हमसे टिश्यू के बारे में पूछा जा रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो इनमें से चारों में से हमें बताना है कि ऐसा कोई ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण में काम करेगा। आप खुद बताओ जाइलम क्या होता है? सर जाइलम तो मैंने अभी दूसरे क्वेश्चन में बताया था। क्या बताया था? कि जाइलम जो होता है ये क्या करता है? जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो ये क्या कर रहा है? ये तो जड़ों से पानी पहुंचा रहा है। क्या ये प्रकाश संश्लेषण करेगा? नहीं करेगा। फ्लोएम क्या कर देगा?
फ्लोएम करेगा क्या कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो खाना बना था उस खाने को पहुंचाएगा पत्तियों के पास में, खाने को पहुंचाएगा तने के पास में, खाने को पहुंचाएगा जड़ों के पास में। तो पत्तियों से जड़ों तक खाना लाने का काम इसका है। अब बचे मेरे पास में पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा की मैं बात करूंगा तो ये पैरेन्काइमा ही है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट अगर मिलेगा तो इसे क्लोरेनकाइमा के नाम से जानेंगे। और क्लोरेनकाइमा का मतलब है कि इसके अंदर क्लोरोफिल मिल रहा होगा, और क्लोरोफिल मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होगी। तो जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा वही तो प्रकाश संश्लेषण करेगा। और यहां पर मैं कहूं कि ये कई सारी सेल से मिलकर बना है और पतली पतली सेल होती हैं। तो आप ये बताओ, पतली पतली सेल हैं तो इनके बीच में जो जगह आपको दिखाई दे रही ना, अब जगह आपको यहां पे दिखाई दे रही है, मैं जगह दिखाता हूं कि ये जगह बनी, ये जगह जो बनी है, ये जगह जो बनी है। अब ये जगह जो बन रही है ना, इसमें भर जाता है क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट होने का मतलब है कि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो पौधे कैसे होंगे? हरे भरे होंगे। तो यही है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पैरेन्काइमा। जाइलम जल्द से बेटा, जाइलम कैसे हो जाएगा? मुकेश कुमार आंसर सी है, आयुष राठौर का आंसर सी है, और पंकज का भी आंसर, पंकज डी कैसे आ रहा है? डी कैसे आ जाएगा? कोलेनकाइमा नहीं है। नींद आ रही है बेटा, नींद इसलिए आ रही है ना कि आपको टेंशन नहीं है। टेंशन होती है उसे नींद उड़ जाती है। सबसे पहले टेंशन जिसे होगी उसे नींद नहीं आएगी, वो अपना पढ़ने पर फोकस करेगा, वो चीज़ों को करने पर फोकस करेगा। तो इसलिए पहले ना एग्जाम के लिए ना कहीं थोड़ा सा तो स्ट्रेस होना चाहिए कि मेरा एग्जाम है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। यदि अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि विभवांतर दे रखा है 15 वोल्ट का, भाई मैंने यहाँ पे सीधा अभी कुछ नहीं किया, मैं बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि विभवांतर यानी बी कितना दिया है, 15 वोल्ट दे रखा है। इसने क्या कहा बेटा? आवेश कह रहा है, आवेश होता है क्यू, क्यू होता है 5 कूलाम दे रखा है। अब बताना है कि कार्य क्या होगा। बेटा कार्य क्या होगा ये बता दो। एक बात अगर मैं ये कहूं कि मान लो एक आवेश ये है Q1 और एक आवेश मान लो ये है, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश लाया जा रहा है, या फिर मैं कहूं कि ये बिंदु हैं हमारे पास में दो, ये A है ये B है। A से लेकर B तक में अगर मैं Q आवेश को लेके जाऊंगा, जैसे ही विस्थापन हो जाएगा इसका मतलब कार्य हुआ है। तो कार्य जो हुआ है वो क्या होगा कि आपका B बराबर क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास विभव का फॉर्मूला होता है ये। अब आप बता दो हमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा। B है हमारे पास में 15 और W हमें निकालना है, Q है हमारे पास में 5। तो क्या हो जाएगा बेटा? W बराबर निकल के आएगा 75 जूल आएगा। क्या आएगा बेटा ये बता दो। आंसर तो आपका वोल्ट जूल जूल वोल्ट में दे रखा है, क्या आंसर आएगा? सी आंसर ए होगा। गोलू आंसर का आंसर ए है। सुबी यादव कह रही है 75 जूल होगा। किसका एग्जाम है किसका नहीं है बेटा ये याद रखो। 75 जूल का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जूल होता है वर्क का जो फॉर्मूला होता है, उस वर्क का मात्रक निकल के आएगा बेटा, जूल निकल के आता है। तो आप यहां पे देख पा रहे हो तो वोल्ट दे रखा है और जूल दे रखा है, तो हमें पहले से पता है कि दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगर आपको यहां पे क्या पता हो, अगर आपको यहां पर मात्रक पता हो, दो ऑप्शन गलत, दो ऑप्शन में निकालना है, आंसर निकाल लोगे भाई। 15 का या तो 5 से डिवाइड कर दो तब भी आपका तब आपका आंसर आएगा, या फिर 15 का मल्टीप्लाई करो 5 से तब आंसर आएगा। फॉर्मूला पता होगा आपका आंसर निकल आएगा। मैंने लिखी, हाँ मैंने लिख ही दिया था। अब मेरे को ये नहीं पता था, नहीं ऑप्शन नहीं देखे थे, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था और आंसर निकाल दिया था। अगर मैं क्वेश्चन देखता ना कि इसमें जूल दिया है या वोल्ट दिया है तो मैं रुक जाता और क्वेश्चन करता नहीं, फिर आपसे पूछता और आपके आंसर मुझे पता है ए वी और डी निकल के आते, सी तो बहुत ही कम निकल के आता, मुझे भी पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के तीसरे गति के नियम का उदाहरण है? न्यूटन के तीसरे गति के नियम का आपका 28 नवंबर को हुआ जो एग्जाम है उसके अंदर आने वाला जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन के आंसर आप भी खुद दे देंगे कि इनमें से क्या आंसर होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है? क्या वो बर्फ पर फिसलना है,
क्या वो पहिए का घूमना है, क्या वो गेंद का जमीन पर गिरना है, या फिर बंदूक से गोली का चलना है? तो आप यहां पे क्या बताएंगे सर? तीसरा नियम जो होता है ना, तीसरा नियम हम उसे क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन की भी नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी क्रिया के साथ में क्या हो जाए, प्रतिक्रिया भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम कहलाएगा। अब बता दो ऐसा कौन सा है जिसमें एक्शन के साथ में रिएक्शन हुआ है? तो जल्दी से बता दी क्या आंसर होगा? मुकेश का, यादव, पंकज का, त्रिषा का, सुबी का, सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। भाई सीधी बात है, बंदूक का यानी बंदूक से जब गोली निकलती है तो गोली तो जाती है आगे, लेकिन बंदूक झटका देती है पीछे। यानी एक्शन जो हुआ है वो गोली का निकलना है, रिएक्शन क्या है? बंदूक का पीछे झटका देना है। तो यही है आपका न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर ए, बंदूक से गोली का चलना। तो आप यहां पे कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगर यहां पे अच्छा जितने भी लोग हैं, अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं भाई, आपने देखा होगा कि लड़कियां जो होती हैं इनके जो लंबे लंबे बाल होते हैं, अब इन लंबे लंबे बाल को सुखाने के लिए टॉवल मारती हैं। क्या करती हैं? लड़कियां जो हैं लंबे लंबे बालों को सुखाने के लिए जब गीले बाल होते हैं टॉवल मारती हैं। ये टॉवल मारकर बाल को सुखाना न्यूटन का कौन सा नियम है? जल्दी से बताओ, न्यूटन का पहला, दूसरा या तीसरा? क्या किसका आंसर आएगा ये बता दो। चलो हाँ भाई ये आंसर है। मैंने जो पूछा है, मैंने ये पूछा है कि जो बाल सुखाए जाते हैं टॉवल के माध्यम से, जहां पर हम टॉवल को क्या देते हैं? फोर्स देते हैं, तो इसके माध्यम से सुखाए गए बाल न्यूटन के कौन से नियम का एग्जाम्पल है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, या फिर न्यूटन का तीसरा नियम? जल्दी से आंसर बताइए क्या आंसर होगा। यादव पंकज बता रहे हैं थर्ड। बेटा आंसर बताओ आपका, मैं समझ आपका लॉजिक यहां पे देखूंगा कि आपके आंसर निकलते हैं कि नहीं। यहां से चीजें समझ में आएंगी, ये चीजें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी सर, हमारी वाली भी ऐसी सिखाती है। जल्दी बताओ। सुबी यादव खुद बता रही है थर्ड, गोलू कह रहे हैं पता नहीं, यादव पंकज कह रहे हैं थर्ड, त्रिषा शर्मा का आंखें बंद हो गई थर्ड। तो सबका आ रहा है थर्ड। और भी बताओ, जो ये लोग जुड़े हैं, इतने लोग जुड़े, कम से कम इतने ये तो आंसर दे सकते हो ना, ये आंसर तो पता होगा। हम ज्यादा पीटते हैं ज्यादा पीटते हैं तब भी तो गलत आंसर दिया है। कि सबके आंसर गलत हैं, एक ने भी आंसर नहीं बताया, एक सबके आंसर गलत हैं। तीसरा नियम इसका आंसर नहीं है। न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग ये आंसर गलत है। न्यूटन का तीसरा नियम एक्शन और रिएक्शन पर काम करता है, जबकि न्यूटन का पहला नियम काम करता है जड़त्व पर, इनर्शिया पर। और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया है कि किसी भी चीज को, रुकी हुई चीज को चला देना, किसी चली हुई चीज को रोक लेना। यहां पर जब तक हम ये चीज कब कर पाएंगे? जब उस पर फोर्स लगाया जाएगा। आपके लंबे लंबे बालों के अंदर जो पानी है, पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं, तो वो कब तक रहेंगी? जब तक आपके बाल स्थिर अवस्था में होंगे। वो आपका काम करेगा जड़त्व का, और जैसे ही आपने उस पर फोर्स दिया आपके बाल गए पीछे। बूंदों को नहीं पता, बूंदें अभी भी उसी जगह पर टिकी हुई हैं। और फिर क्या हुआ? जैसे ही बाल लौट के आ रहे होते हैं तब तक कुछ बूंदें नीचे जा चुकी होती हैं। फिर हम फोर्स देते हैं, फिर फोर्स से बाल फिर पीछे गए, और जो इनर्शिया की वजह से वो जो बूंदें हैं वो धीरे धीरे नीचे गिरती रहती हैं। न्यूटन का पहला नियम है। सबका आंसर डिलीट कर लिया, आंसर सबने डिलीट कर लिया। अब आंसर आया, ठंडी में सूखते ही नहीं है, तो बेटा ठंड का ही आंसर मैंने बताया है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर तो नहीं है, लेकिन न्यूटन का पहला नियम है, जहां पर हम किसी भी रुकी हुई, किसी भी चली हुई वस्तु को ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स से जो उसमें चेंजेस आते हैं, वो चेंज ही हमारा न्यूटन का पहला नियम है। तो चेंज क्या आया कि हमने बालों को फोर्स दिया है, बाल गए थे आगे, बालों में चेंज आ गया। बाल के अंदर जो रुका हुआ इनर्शिया था, या फिर कह सकते हैं विराम का इनर्शिया था, विराम का जड़त्व था, वो अब क्या हो गया? गति का जड़त्व हो चुका है। लेकिन उसके अंदर जो छोटी छोटी बूंदें, हमने फोर्स तो बालों को दिया ना, बूंदों को थोड़ी दिया था। तो बूंदें अभी भी उसी जगह पर टिकी हुई हैं, और जब तक यहां पर, जब तक वो बूंदे, जब तक बाल लौट के आएंगे तब तक बूंदे गिर जाएंगे। हम कंबल से धूल को झाड़ते हैं, सॉरी कंबल से नहीं, हम डंडे से कंबल को झाड़ते हैं, डंडे से कंबल को पीटते हैं। क्या कर रहे हैं? फोर्स दे रहे हैं। फोर्स देके क्या कर रहे हैं? कंबल पीछे जा रहा है, धूल के कण वहीं है, तो धूल के कण धीरे धीरे निकलते जाते हैं। यही रीजन है आपका न्यूटन का पहला नियम का। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कॉपर की अभिक्रिया हवा से करने पर क्या बनता है? कॉपर की क्रिया जो है अगर हवा से कर दी जाए तो इनमें से ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या बनेगा? जल्दी से आंसर बताओ। सर जी कंफ्यूज कर रहे हैं सबको, मैं किसी को कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं सही आंसर बता रहा हूं। कंफ्यूज तो तुम थे जो थर्ड आंसर बता रहे थे कि न्यूटन का तीसरा नियम है। वही, इससे ज्यादा न्यूटन को क्या पढ़ा होगा कि आपको ये नहीं पता कि न्यूटन का तीसरा नियम से हम बाल सुखाते हैं।
ड्रायर यूज करूं मैं, ड्रायर बहुत बढ़िया है, ड्रायर यूज कर लो, फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद बालों बालों को गर्माहट मिलती रहेगी और एक दिन बाल झड़ते जाएंगे, फिर कहेंगे कि बाल झड़ जाए, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि बाल ही नहीं होंगे, फिर उसके बाद में ड्रायर क्या करेगा। सुबी यादव का आंसर आ चुका है CuO, बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो एक बात याद रखना, कॉपर किससे साथ क्या अभिक्रिया कर रहा है, हवा से, लेकिन हवा में क्या है, हवा में तो ऑक्सीजन होती है, तो जब कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में होगी क्या बनाएगा ये तो बना देगा कॉपर ऑक्साइड, और ये कॉपर ऑक्साइड से परत कैसी बनेगी, कॉपर ऑक्साइड उसे रंग काला कर देता है, कॉपर का रंग काला हो जाता है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसने आंसर दिया था, केवल सुबी ने पहले आंसर दिया, पंकज भाई तुम गलत आंसर दे रहे हो, बी आंसर नहीं है, गोलू का आंसर सही है, मुकेश कुमार का आंसर सही है, बिग लगवाओ फिर भी। चलो ओ होगा, नहीं ओ नहीं ए होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, लो ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, आंसर दो क्या कहेगा। कहता है कि एक गोली दर्पण का आवर्धन दे रखा है, आवर्धन मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी दे रखा है उसने कि m बराबर होता है माइनस का b अपॉन यू, ठीक है। यहां b और u क्रमशः प्रतिबिंब और बिंब की दूरियां हैं, आप सभी जानते हैं, कोई भी गोली कोई भी दर्पण ले लो, वहां पर आपका वस्तु की दूरी क्या होती है, u होती है, और प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी b होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा वो हमें यहां पर बताना है, ठीक है। आप इसको पढ़कर और आंसर दो, क्या आंसर होगा। चलो बाकी का मैं आपको बता दूं बेटा, एक बात याद रखना, कभी भी आपको मैग्निफिकेशन में ये पूछा जाए ऋणात्मक, धनात्मक, सीधा, उल्टा, आभासी, वास्तविक, बड़ा, छोटा, समान, तो बेटा 5 कंडीशन होती हैं, 5 कंडीशन याद कर लो। तो m बराबर अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, m की वैल्यू अगर आपके आंसर में पॉजिटिव आती है, और इस पॉजिटिव का मतलब है कि जो इमेज है ना, वो इमेज कैसी है, सीधी इमेज बन रही है, और सीधी इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, आभासी होती है, कोई भी इंसान सीधा नहीं होता, वो वर्चुअल है, ये बात आप याद रखना ना, ये बात आ गया आपका प्लस में, ठीक है। अगर m की वैल्यू कैसी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो पॉजिटिव में तो वो सीधी थी, तो नेगेटिव में कैसी होगी, नेगेटिव में भैया उल्टी बनेगी, और उल्टी इमेज हमेशा वास्तविक होती है, रियल होती है। तो जितने भी लोग उल्टे होते हैं ना, वो ये कहते हैं ना उधम मचाते हैं, वो वास्तविक होते हैं, खराबी होते हैं लोग ज्यादातर, कोई सही नहीं होता, कोई सीधा नहीं होता। अगर m की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो बेटा आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का समान होगा, तो समान आकार का प्रतिबिंब होगा। अगर m की वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए 1 से, तो कैसा आकार होगा बेटा, बड़ा आकार होगा, और अगर m की वैल्यू छोटी हो 1 से, तो कैसा आकार होगा, छोटा आकार होगा। अब आपके पास में आंसर हैं सारे, समझ लो। देखो ऋणात्मक आवर्धन का अर्थ है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, लेकिन आपको मैंने बताया ऋणात्मक का मतलब होता है उल्टा और वास्तविक, ए गलत हो गया। बी कहता है अवतल दर्पणों के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक होता है, तो बेटा ये अवतल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक नहीं होता, उसमें एक कंडीशन ऐसी बनती है जहां पर प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, आभासी बनता है। और वो आभासी आप देखते होंगे डेंटिस्ट, डेंटिस्ट उसी का यूज करते हैं जहां पर दांतों में जो दर्पण लगा होता है, दांतों को देखने के लिए जो दर्पण लगा यूज करते हैं, वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। सी कहता है यदि m की वैल्यू क्या हो, m छोटा हो 1 से, तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। बेटा यही तो मैंने यहां पे लिखा है कि m की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर कैसा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। और डी है धनात्मक आवर्धन का अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। बेटा धनात्मक में सीधा और आभासी होगा। इन 5 कंडीशन को देख लिया, आवर्धन से आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता है। अगर ये 5 कंडीशन आपने पढ़ ली तो सबका आंसर क्या है, रुकिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। गुड आफ्टरनून सत्यम, सत्यमान, आयुष राठौर का आंसर सी है। सुबी यादव आंसर नहीं दिया है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी का ये, हाँ अच्छा पढ़ाता हूँ इस चीज के लिए बोल रहे हो तो भाई सेम। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कहता है, एक गेंद को सीधा ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। एक गेंद है, उसको हमने कहां फेंका है, प्रारंभिक वेग से फेंका है। कहां फेंका, ऊपर फेंक दिया, ठीक है। गेंद 2 सेकंड बाद कितनी ऊंचाई पर होगी, हाइट पता करनी है। 2 सेकंड टाइम दे रखा है, यू दे रखा है, ग्रेविटी दे रखी है,
क्या यूज करना है वो आपको बताना है जल्दी से। सत्यमान लिमिट में बोल ले सर, साहब भूल गए, मुझे क्या पता कौन किसे भूल गया भाई, अपना अपना देखो, अपना अपना जानो, मुझे नहीं मतलब किसी से भाई। यहाँ पे सीधा ऊपर की ओर है, तो मैंने कहा कि 10 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग, मतलब यू दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड का, टाइम दे रखा है आपको 2 सेकंड का, ऊंचाई पता करनी है, और जी दे रखा है आपको 10, माइनस का 10 का मतलब बच्चे वस्तु कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, इसलिए यूज किया गया है। और आप यहाँ पे क्या बताने, एस यानी एच बताना है, हाइट बतानी है। आपको मैं ये बता चुका हूं, आपको इसका आंसर देना है, और इसके बाद में हम आगे बढ़ने वाले हैं, और इसके बाद में आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्या आंसर रहेगा जल्दी से बताओ, क्या आंसर रहने वाला है? ठीक है, सुबी का आंसर आया है 5, और सुबी यादव कह रही है भाई जानू, वाह जी वाह वाह, ये है साइंस। भैया यहाँ पे बायो नहीं पढ़नी थी, यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़नी थी, यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़नी थी, यहाँ पे पढ़ना है जानू, यहाँ पे भाई, ये रिश्ते वो रिश्ते, पता नहीं क्या लगे पड़े यार, पढ़ लिया करो इससे तो बेटर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको यू दे रखा है, टी दे रखा है, जी दे रखा है, और हमें यहाँ पे आंसर बताना है क्या आंसर होगा। और जितने भी आंसर आए हैं सभी गलत हैं, ये भी मैं बता देता हूं, जितने भी आंसर आए हैं सबके आंसर गलत हैं। अब आप आंसर निकाल लो, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जैसी क्लास खत्म होगी उसके बाद कमेंट बॉक्स रहेगा, उसमें आपको आंसर देना है, और जिसने आंसर दिया है उसको मैं कल कोई ना कोई कुछ ना कुछ गिफ्ट देने वाला हूं, ठीक है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। बाकी का मैं बता दूं कि बाईएससी एप्लीकेशन है, आपको ये सारे कोर्सेज जो है बाईएससी एप्लीकेशन पे मिलते हैं। हम लोग जो पढ़ाते हैं वो यूट्यूब के अलावा, यानी यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराते ही हैं, इसके अलावा अगर थ्योरी कंसेप्ट समझना है, अच्छे तरीके से जानना है, तो आपको क्या करना है बेटा, बाईएससी ऐप को डाउनलोड करना है। आपको प्ले स्टोर पर जाकर बाईएससी ऐप मिल जाएगा, आप वहां पर डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करेंगे, लॉग करेंगे, जैसे ही रजिस्टर और लॉग हो जाता है आपको हमारे कोर्सेज देखना स्टार्ट हो जाएंगे। आप चाहे पेड कोर्सेज की बात करें, चाहे आप फ्री कोर्सेज की बात करें, आपको कोई टेस्ट सीरीज देखनी है, आपको कोई लिंक देखना है, आपको सिलेबस देखना है, आपको पीडीएफ क्लासेस चाहिए, तो जितने भी नोट्स वगैरह हैं, जैसे मैंने मूल विधि पढ़ाया था तो मूल विधि के नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे, जैसे मैं साइंस पढ़ा रहा हूं तो साइंस के नोट्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो बेटा इस प्रकार से आपको सारी चीजें एक जगह पर मिलने वाली हैं, इसलिए कह रहा हूं बाईएससी एप्लीकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। चॉकलेट दोगे सत्यमान, हाँ चल ठीक है, सुबी यादव सत्यमान दोनों ने जो भी बताया देखेंगे कल, लेकिन आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर देना था, मैंने ये बताया है, बाकी का आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप सॉल्व कर कर उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर जाना, वहां पर जरूर बताना, क्योंकि वहां पर आप हमसे कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर जैसी ही क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद कनेक्शन जो है वो वहीं तक रहता है, फिर आप अगले दिन आएंगे तो कनेक्शन बनेगा। लेकिन आप अगर कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से, तो आपको वहां पर करना क्या है, आपको वहां पर कमेंट करना है, जिससे हमारे भी रिप्लाई आ सकें, आपसे बातें हो सकें, हम अपनी चीजों को बता सकें। बाकी का आपको मैं बताता हूं, कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट आपका है वो पूछना चाहते हैं तो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। बाकी आपको यहां पे नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पर, ये एक हेल्पलाइन नंबर है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं आप यहां से भी पूछ सकते हैं। आप किसी भी टीचर से बात करना चाहते हैं तो आपको किसी भी टीचर से किसी का भी डाउट हो, चाहे मैथ का डाउट हो तो यादविन सर आपको बताएंगे, पॉलिटी का डाउट हो तो अखिल सर आपको बताएंगे, साइंस का डाउट हो तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी का आप कोई भी चीज अगर पूछना चाहते हैं कोर्स से रिलेटेड है, या फिर आप जहां आप काउंसलिंग चाहते हैं कि सर मैं कहीं ना कहीं ये कदम ले रहा हूं, या मुझे ये कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी ये हेल्पलाइन आपके लिए चालू की गई है, ठीक है। तो आप एक प्रकार से आपकी ये हेल्प के लिए हेल्पलाइन काम करेगी। बाकी आपको सेशन कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। सर रीजनिंग मैथ के भी प्रैक्टिस कर, बिल्कुल भाई अमित कुमार, सबके प्रैक्टिस ऐड आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे। चित्रांशी दी राधे राधे, कौन यहाँ पे आ गई चित्रांशी, चलो आई एम बैक। गोलू भाई तुम लास्ट में आए हो, क्लास खत्म हो चुकी है, चलो आप बात करेंगे कल। तो ये क्लास आपकी रोजाना 12 बजे अब स्टार्ट हो चुकी है, तो आज भले ही ये पहली क्लास थी, तो ये पहली क्लास के बाद आपको सारी क्लासेस आपको 12 बजे मिलेंगी। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे तरीके से तैयारी हो, तो बेटा हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ग्रुप डी 2025 साइंस पीवाईक्यू के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे लगभग 45 से 50 पीवाईक्यू कराए हैं। अगर आपने ये क्लास देखी होंगी तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, ये बात मैं बता देता हूँ। बाकी का भाई आप खुद समझ सकते हैं, आपका एग्जाम है, आप खुद यहाँ पे आपका कैसा एग्जाम आया ये आपको खुद पता होगा अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाद में बात करते हैं। आपको 12 बजे की क्लास होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी, जब तक ग्रुप डी का एग्जाम होगा तब तक क्लास चलती रहेगी, ठीक है। साइंस की क्लास है उसमें आ जाइए, किस में आ जाइए भैया, कहाँ किसका प्रमोट करने आए हो, हमारा भी प्रमोट कर दिया करो ना दूसरे पे जाके, यहाँ पे आकर दूसरे का प्रमोशन करने पे लग जाते हो कि उसमें भी क्लास है इसमें भी क्लास है।
किसकी बातें कर रहे हो? शुभी, थोड़ा सा ध्यान रखो, हम लोग ठीक है, आप लोग दूसरे की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, दूसरे के लिए हम यहाँ पे मना नहीं किया गया, लेकिन ऐसे थोड़ी ना चलता है कि मतलब आप हमारे यहाँ पे आए हो दूसरे भाई किसी के हम यहाँ पे जाओ चाय पानी पियो और कभी उनके घर की चाय बहुत अच्छी थी, थोड़ा सा देख लिया करो। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।